नमस्कार। रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हमारे साथ कथाकार संपादक मुकेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन। साथियों, मुकेश वर्मा जी आज के अपने इस वक्तव्य में रमेश चंद्र शाह जी के कथाकार पक्ष पर अपनी बात रखेंगे। गल्प का हाट यह शीर्षक उन्होंने इस वक्तव्य के लिए रखा है। इसमें वे शाह जी के कुछ एक उपन्यासों पर बातचीत करेंगे और इसके बहाने उनके कथाकार के स्वरूप को अपने तई हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस क्रम में कुछ उनकी चुनिंदा कहानियों पर भी चर्चा हो पाएगी। तो आइए मित्रों, हम मुकेश जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। और हाँ, एक बात और, क्योंकि इन दोनों का एक सुदीर्घ संग साथ रहा है, लंबे समय से एक ही शहर में रह भी रहे हैं, तो उन कुछ खास संस्मरणात्मक पलों को भी हमसे साझा करेंगे जो आज मुकेश जी इस अवसर पर करना चाहेंगे। जी, स्वागत। नमस्कार अर्पण जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। वस्तुतः ये मेरा सौभाग्य है कि वाकई मेरा सौभाग्य है और इसमें किसी भी किस्म की कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये तमाम औपचारिकताओं से मुक्त मेरा अपना मनोभाव है। एक गहरी कृतज्ञता, श्रद्धा और प्रेम और आदर से के ताने बाने से झीनी झीनी बुनी हुई जो भावना है उससे ओतप्रोत मैं अभिभूत हूँ कि मुझे शाह साहब से के बारे में बात करने का मौका मिला है। शाह साहब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। ये बात कहने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब शाह साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। ये बात करीब 78, 79, 80 के करीब की का समय रहा होगा। मैं और मेरे मित्र नवीन सागर भोपाल में हम लोगों को एक साथ रहने का एक मौका मिला था। सागर विश्वविद्यालय में हम लोग साथ साथ आगे पीछे पढ़ते रहते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो कहीं चले गए, मैं कहीं चला गया। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि हम लोग करीब 6-8 महीने बिल्कुल साथ साथ रहने का हम लोगों को मौका मिला, और वो भी प्रोफेसर कॉलोनी के में एक अच्छे मकान में। तो हम लोगों की जो पुरानी जो आदतें थी वो सब जिंदा हुई और खूब पढ़ना लिखना। हम लोग दोनों के परिवार भी बाहर थे, तो पूरा समय हम लोगों के पास अपना ही था। तो हम लोग काफ़ी पढ़ते थे, बातचीत करते थे, लिखते थे, तमाम इस तरह के हमारे जो शगल थे वो हम लोग अपना करते रहते थे। तभी हम लोगों को पता चला कि जिन रमेश चंद्र शाह के बारे में भी हम लोग अक्सर बात करते हैं, वो तो इसी प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं। रमेश चंद्र शाह को अक्सर हम लोगों ने भारत भवन के कार्यक्रमों में और दूसरे जो कार्यक्रम होते थे उस तरह के, उनमें हम लोगों ने कभी-कभी उनको देखा था और उनसे हम लोग बहुत प्रभावित थे। उनसे तो ज़्यादा प्रभावित हम लोग उनके गोबर गणेश उपन्यास से थे, जो तभी-तभी 1 आध साल के भीतर तब आया हुआ था। अच्छा मित्रों, उस उपन्यास ने हम लोगों को बहुत अभिभूत कर रखा था। उसमें जिस तरह से उन्होंने विनायक को लेकर के उसका बचपन और
वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें उसकी गतिविधियाँ, उसके मनोभाव और उसकी हलचलों को जिस तरह से दर्ज किया था और जिस भाषा में जो मन को छू लेने वाली भाषा थी, तो हम लोगों को लगा कि ऐसा भी लिखा जाता है। हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे थे और यकीन मानिए कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग बहुत बेहतर लिखें, लेकिन वैसा नहीं लिख पा रहे थे जैसा कि शाह साहब लिखते थे। अब शाह साहब जैसा लिखना इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो देखिए कई बचकाने प्रयास भी होते हैं, आज मैं उनको बचकाना कहूँगा लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मैं उनको बचकाना कहूँ। मैंने शाह साहब के गोबर गणेश को कुछ 64 पेज की किताबें कॉपियाँ मैंने ली थी और उसमें मैंने गोबर गणेश को शुरू से हाथ से लिखना शुरू किया था। मुझको लगा था कि जिस तरह शाह साहब ने इसको लिखा होगा, उस तरह से मैं भी इसको लिख रहा हूँ। लिखने वाले शाह साहब ही थे, भाषा उन्हीं की थी, वक्तव्य उन्हीं का था, घटनाक्रम उन्हीं का था, उन्हीं के भाव थे। लेकिन इस वक़्त शाह साहब नहीं लिख रहे थे, इस वक़्त लिखने वाला मुकेश वर्मा था। एक अनुभूति जो शाह साहब के भीतर होगी, वो जाने-अनजाने वो हम लोगों के भीतर उस तरह से आई होगी, ऐसा लगता है। लेकिन लिखते हुए खूब हम लोगों को मुझको बहुत मज़ा आया। और ये बात देर तक हम लोगों को प्रभावित करती रही। जब कभी बाद में शाह साहब को ये बात नवीन ने बताई थी, तो शाह साहब बहुत ही हँसे भी थे और उन्होंने कहा कि ये कौन-सा प्रयोग है जो कि तुम लोग करते रहे। बहरहाल तो ये तय हुआ कि शाह साहब जब इतने पास रहते, इतने करीब रहते हैं, तो हमको शाह साहब से मिलना चाहिए। ऐसा इतना बड़ा साहित्यकार और हमसे दूर रहे, ये तो हरगिज़ ठीक बात नहीं है। तो हम लोगों ने उनके घर का पता लगाया, करीब ही था मकान उनका, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे वो। तो हम लोग एक दिन वहाँ उनके पहुँच गए। करीब 10, 11, 12 बजे का टाइम हुआ, सब पहुँचे होंगे। तो वहाँ पर हमको शाह साहब तो पहले नहीं मिले, एकदम ज्योत्सना जी मिली। तो ज्योत्सना जी ने हम लोगों से अपना परिचय पूछा कि कौन हो, क्या है? अब हम लोगों का परिचय क्या था? कुछ भी नहीं था। छोटा-मोटा सा था कि हम लोग कुछ लिखते-पढ़ते हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं और शाह साहब की तब हम लोगों को ये नहीं पता था कि ज्योत्सना जी भी एक बड़ी लेखिका हैं। तब तो हमें ज्योत्सना जी का नाम ही पता नहीं था कि यही वो ज्योत्सना जी हैं जिनकी हम लोग कहानियाँ पढ़ते रहे हैं। हम लोग समझे थे शाहिद साहब की पत्नी हैं। तो वो यही छोटा-मोटा सा परिचय उनको दिया होगा, लेकिन उन्होंने बड़े अ, सौजन्यता के साथ, बड़ी सौमन्यता के साथ हम लोगों को बैठाला। चाय वगैरह के लिए पूछा बड़ा ठीक है, वो हमें लगा कि इतनी भली महिला हैं और इतने बड़े साहित्य फिर उन्होंने बताया कि वो ज्योत्सना हैं उनका नाम और तब हम लोग को लगा कि अरे! ऐसा भी हुआ है कि एक बड़े साहित्यकार की इतनी महान लेखिका उनकी पत्नी है, ये तो कितना अच्छा उस तरह का संपर्क बन रहा है। खैर उनसे कुछ देर तक बात हुई हम लोगों का तो मतलब शाह साहब से मिलने का था। तो थोड़ी देर में शाह साहब आए, तो शाह साहब कुछ अनमने से थे और ज़्यादा शाह साहब ने बात-वात नहीं की। 10-5 मिनट बात 15 मिनट बात की होगी उन्होंने और औपचारिक बातों से के बाद फिर उन्होंने मेरी हम लोगों की भी समझ में आ गया कि अब हम लोग को चलना चाहिए और हम लोग वहाँ से निकल गए। लौटते में ये बात तो बहुत अच्छी लगी थी कि शाह साहब जैसे बड़े साहित्यकार से मिलना हुआ और उनको हम लोगों ने एकदम सामने भी उनसे बात की। लेकिन एक लगा कि यार उन्होंने कोई ख़ास लिफ्ट-विफ्ट नहीं दी, बस वो थोड़े अनमनी से रहे। हो सकता है बड़े साहित्यकार हों, उनका इस तरह का मन रहता हो कि कोई छोटे-मोटे लोगों से क्या बात करना। तो बहुत कुछ अच्छा अनुभव सा नहीं लगा। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही थी कि तुम लोग कभी शाम को आना।
तो वो हम लोगों को लगा कि ये वाक़ई उन्होंने टालने के लिए कहा है या वाक़ई में कोई आमंत्रण है कि शाम को आना। अब हम लोगों का भटका हुआ मन जो था वो इसको एक उसने सहारा ही समझा कि शाह साहब ने वाक़ई बुलाया ही है हम लोगों को। तो हम लोगों ने फिर ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और 1 दिन छोड़ कर के दूसरी शाम को हम लोग वहाँ पर पहुँच ही गए। तो शाह साहब वहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठक में बैठे हुए थे और अरे! शाह साहब इतने उत्फुल्लित, इतने प्रमुदित और इतने क्या कहना अ, हम लोगों को देख कर के बहुत खुश भी हुए और हमने कहा कि ये वाले वो शाह साहब और इन शाह साहब में कितना फ़र्क है। वो तो बड़े उस तरह से अनबने थे और ये तो बिल्कुल जैसे कि बातचीत करने के लिए उतावले, बेचैन और खूब-खूब बातें करना जो चाहते हैं। तो ख़ैर हम लोगों ने खूब उनसे बातें की और उतनी हम लोग बातें नहीं की जितनी शायद साहब हम लोगों के बारे में पूछते रहे, बताते रहे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में और वो काफ़ी खुश भी हुए। बाद में फिर ये सिलसिला चल निकला और हम लोग अक्सर जाने लगे। बाद में हमारी ये समझ में हम लोग की समझ में ये आया कि शाह साहब का एक डिसिप्लिन है। पढ़ने का, लिखने का उनका जो समय रहता है, उसमें कोई उनको डिस्टर्ब करे तो वो अनमने उदास थोड़े विरक्त हो जाते हैं। तो वो अपना कॉलेज वगैरह जाते हैं, उसके बाद फिर लौट कर के आते हैं, जो भी हो तो उनका एक टाइम टेबल है और जिसमें वो किसी भी किस्म का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं। हम लोग जब पहली बार उनसे मिलने गए थे, तब वही नाशुक्रा समय था, जबकि वो कुछ अपना लिख पढ़ रहे थे और हम लोग वहाँ पर एक मुसीबत की तरह पहुँच गए। इसलिए उनका इस तरह का थोड़ा व्यवहार था। अ, खराब व्यवहार तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। तो लगा कि देखो जो बड़े साहित्यकार होते हैं, वो अपने मन में किसी तरह का मलाल नहीं रखते हैं। वो अपना समय साध कर के लिखते हैं और जो भी जब भी उनका खुला समय होता है, फुर्सत का समय होता है, बातचीत करने का समय होता है, तब वो लोग दिल से बात करते हैं। और फिर शाह साहब से हम लोगों का लंबा संपर्क रहा। इतनी बातें वो उनके साथ हुई कि मैंने देखा कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो उन्होंने जो लिखा है, उसमें बिल्कुल समुद्र सी गहराई है और उतनी ही शांत स्निग्धता है। अच्छा उसमें आकाश जैसा मोहक व्यापकता है उनके भीतर और संगीत जैसा क्षण-क्षण बजता आनंद उनके साथ मिलता है। ये बहुत बहुत कम ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने पाई और ये जो अनुभव है, ये केवल महसूस किया जाता है। इसको कहा नहीं जा सकता या मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं वैसे भी एक अक्षम और कमज़ोर किस्म का लेखक हूँ। उतना ज़्यादा मेधा भी मुझ में नहीं है। वो शब्द भी मेरे पास नहीं है। वो भावनाओं व्यक्त करने का तरीका भी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो हो सो हो लेकिन शाह साहब के साहित्य सरोवर में जो कुछ वो बताते, सिखाते, समझाते थे, उसमें हम लोग खूब डूब-डूब के उसमें हम लोग डूबते थे, उतराते थे, भटकते थे, बहकते थे और उनके संग साथ होने का आनंद और अनुभव प्राप्त करते थे। मुझे लगा कि शाह साहब एक साहित्यकार नहीं, एक ऋषि हैं। उस तरह का अनुभव उनके पास बैठ कर के होता था। ये देखिए कि शाह साहब की जो ख़ास बातें जो जिन्होंने हम लोगों को शुरू से
प्रभावित किया और अंत तक अभी तक हम उनसे प्रभावित रहते हैं। उसमें बहुत कुछ बातें इस तरह की है कि एक तो उनमें अहंकार नहीं, शाह साहब इतने निश्चल मन के व्यक्ति हैं कि आश्चर्य होता है कि इतना अति सम्मानित और इतना अति प्रतिभाशाली व्यक्ति जब बैठता है तब उसके भीतर कोई तिरछी नजर नहीं होती, वो कभी हमको छोटी नजर से नहीं देखता, वो बकायदा अपने साथ के भाव से हम लोगों को लेकर के चलता है और अपनी बातें कहता है। आपकी अगर जो कुछ जिज्ञासाएं भी हैं, कुछ आपत्तियां भी हैं, हम लोगों ने अक्सर उनसे बहसें भी की हैं, ऐसा नहीं है, ये मूर्खता करने में हम लोग पीछे नहीं रहते। तो वो सब उन सब चीजों का सम्मान करते थे और जवाब देते थे। तो हमने पाया कि उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। उनमें दूसरा शायद साहब में बड़बोलापन नहीं है। वो कभी अपने बारे में बहुत बातें उस जबकि वो कह सकते थे। इतने बड़े साहित्यकार थे, उनकी इतनी यश गाथा थी, इतनी उन्होंने किताबें लिखी और इतना उनके व्याख्यान जिन्होंने सुने हों, वो जानते होंगे कि शाह साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई हो। लगातार बोलते जाते, एक के बाद एक रेफरेंसेस उनके पास आते रहते हैं। वो अपने इतिहास, संस्कृति और समाज के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन सबको स्पर्श करते हुए वो चलते हैं और एक बहुत सधा हुआ तर्कयुक्त व्याख्यान देते हैं जिसमें मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा तो होती ही है और साथ ही उसमें एक मजेदार किस्म का विट भी शामिल रहता है। अच्छा, एक बात हम लोगों ने और मैंने और भी नोट की, मैं बार-बार हम कह रहा हूँ, तो हमसे मेरा मतलब मुकेश वर्मा ही नहीं, नवीन सागर भी है। हम दोनों साथ-साथ उनके पास जाते थे और इसलिए हम कहने की आदत है। आज नवीन नहीं है, तो लेकिन फिर भी मान के चलिए कि अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसमें नवीन भी शामिल है, क्योंकि शाह साहब को लेकर के हम लोगों के बीच में कभी भी कोई मतभेद नहीं रहा। जैसा नवीन ने शाह साहब को पाया, हो सकता है उसने मुझसे और भी बेहतर पाया हो, लेकिन मुझसे कमतर नहीं पाया। तो हम दोनों ने लगभग शाह साहब को एक जैसा पाया और एक ही जैसी श्रद्धा और भावना हम लोगों के मन में रही। इसलिए जब-जब शाह साहब का ज़िक्र आता है, तब तक हम लोग हम ही कहते हैं। मैं कहने का मन ही नहीं होता। तो ये भी पाया कि शाह साहब में परनिंदा का रस नहीं है। वो परनिंदा बहुत सारे उनके साथ के भी लोग हैं, बहुत साहित्य में तो बहुत अखाड़ेबाज़ी है, सब दुनिया भर का चलता रहता है। शाह साहब को इसमें कतई कहीं कोई रुचि नहीं है। शाह साहब से अगर कुछ ऐसी कोई बात-आत करे भी, तो वो थोड़ी देर में घूम फिर के अपने साहित्य पे आ जाएँगे। उनका जो भी शौक है वो साहित्य ही है। उनके दूसरे शौक भी हैं, क्रिकेट वगैरह, संगीत में उनकी रुचि है, लेकिन वो जल्दी ही वहाँ पर अपने साहित्य में आ जाते हैं और उसी में उनकी दिलचस्पी रहती है, जहाँ पर वो अपनी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपने अतीत के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, दूसरों की किताबों के बारे में, उनके भाष्यों के बारे में आपसे बात कर सकें, ये उनका शौक है। उनकी कोई साहित्य खेमेबाजी में उस तरह की रुचि नहीं है। उनको तो बतरस का आनंद है। शाह साहब से आप से अगर जो भी आनंद झरता है, वो बतरस का आनंद है। उसमें शाह साहब ज़्यादा बोलते हैं ज़रूर, लेकिन जितना वो जैसा बोलते हैं तो लगता है कि शाह साहब बोलते ही रहें और उन्होंने जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, वो भी किसी न किसी तरह छन-छन करके हमारे पास तक आ जाता है। ये भी हम लोग का एक
सौभाग्य बनता रहा। तो आज तो अर्पण कुमार जी ने एक अच्छा काम कर दिया कि उन्होंने शाह साहब के बारे में बात करने का एक मौका दिया। लेकिन शाह साहब के बारे में क्या कहा जाए? शाह साहब किसी इतने बड़ा व्यक्तित्व है कि बहुत देर तक तो आप चकाचौंध रहेंगे कि मैं किस रंग के बारे में, किस रूप के बारे में, किस लहजे के बारे में, किस अंदाज के बारे में उनकी बात करूं। अब देखिए, शाह साहब का साहित्य में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी अभी भी लोग तय नहीं कर पाते हैं कि शाह साहब हैं क्या। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो तो बहुत बड़े कवि हैं, बाकी कहानी तो ठीक ही है। अच्छा, जो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि शाह साहब, अरे उपन्यासकार, इतना बड़ा उपन्यासकार इस वक्त इस समय में कोई नहीं हुआ है जितना कि शाह साहब ने जिस शिद्दत से लिखा है। चलिए वो ठीक, वो फिर कहानी, उन्होंने कहा अरे साहब कहानी गद्य वगैरह छोड़ें, वो तो निबंधकार है शाह साहब। शाह साहब जैसे निबंध कोई लिख सकता है? और वो पिछली परंपराओं की और पुराना रिकॉर्ड भी गिनाते हुए कुछ ऐसे मित्र हैं जो बता देंगे कि ऐसा सवाल ही नहीं आता। शाह साहब मतलब एकमात्र निबंधकार जिसने, तो साहब शाह साहब हैं क्या आखिर? शाह साहब कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने आलोचना लिखी है, वो समीक्षक भी रहे हैं, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने तो चंपू काव्य भी लिखा है। साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जो कि शाह साहब ने ना लिखी है? ये मैं दर्प पूर्वक कह सकता हूँ। शाह साहब तो कभी इस तरह का दर्प नहीं करते। तो इस तरह का जो एक खाँचों में रखने का हम लोगों का एक पुरातन किस्म का मन है, वो कहीं संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन ये मान के चलिए कि शाह साहब एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। वो अगर कविता लिखते हैं तो एक बड़े कवि की हैसियत से लिखते हैं। अगर वो कहानी लिखते हैं तो एक बड़ा कथाकार हमारे सामने आता है। उपन्यासकार तो खैर वो हैं ही, और इसमें कोई किसी किस्म की शंका ही नहीं है। उनके जो 8-10 उपन्यास से भी ज़्यादा, तो वो बताते हैं कि उन्होंने उपन्यासों को किस एक नया मुहावरा दिया, नई गति दी। और उनके यात्रा संस्मरण भी हैं, डायरी भी है। इन सब से उन्होंने अपने आप को भाँति-भाँति से व्यक्त करने की कोशिश की है। और तब आप ये बहुत ध्यान से नोट कीजिए कि ये ऐसा कौन साहित्यकार है जो अपने आप को इस तरह से खोल रहा है, जो इस तरह से अपने आप को व्यक्त कर रहा है, जो इस तरह से प्रश्न कर रहा है, जो इस तरह से उन प्रश्नों के जवाब माँग रहा है, वो जवाब नहीं मिल रहे तो उनसे बाकायदा लड़ रहा है, भिड़ रहा है और जुटा हुआ है कि हमको इनके जवाब चाहिए। हर क्षण उसको निराशा भी होती है, हर क्षण उसको आशा भी जागती है, लेकिन उसकी जिजीविषा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी दे अपने आप में दृढ़ है कि वो लगातार अपने उन प्रश्नों के बारे में आपसे बात करता रहता है, कोई भी माध्यम हो। ये प्रश्न कौन से थे जो शाह साहब लगातार पूछते रहते हैं? उनकी किताब आपने अगर ना पढ़ी हो तो कमबख्त इस मोड़ पर उस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़िएगा। वैसे ये कहा जाता है कि शाह साहब ने जो गोबर गणेश जी जो लिखा है, वो बड़ा सबसे सशक्त उपन्यास है। और उसके बाद जो उन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद विनायक लिखा, उसमें बहुत सारी बातों को उन्होंने साफ किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की जिरह उन्होंने
अपने कमबख्त इस मोड़ पर उपन्यास में की है वो अद्भुत है और इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। अक्सर हम लोग मेरी लोगों से शिकायत रही है कि शाह साहब के बारे में उन्होंने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन शाह साहब को पढ़ा कम है। शाह साहब को पढ़ना एक रस में डूबना है। बहुत कम लेखक हैं जो आपको इतना रोचक हैं और लिखते हों, इतना पठनीय लिखते हों और उसके बाद आपको जीवन के विषम प्रश्नों में उलझा भी देते हों और निकालने की कोशिश में और भटका भी देते हों और जब आप खुद उन प्रश्नों से जूझ रहे हों, तब वो कहीं न कहीं आपकी मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। ये एक लेखक की बहुत बड़ी क्षमता है, दायित्व है, संरक्षण है, जो हमें शाह साहब से प्राप्त होता है। देखिए मैं कमबख्त इस मोड़ पर के बारे में कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊँ कि अमानवीय अंतर्द्वंद का अद्भुत आख्यान है श्री रामेश चंद्र शाह का बहुचर्चित उपन्यास कमबख्त इस मोड़ पर। एक अनूठे एकल नाटक की भी संज्ञा दी जा सकती है जिसमें मंच पर एक ही पात्र है, जिसके पास संवाद दर संवाद का अनंत सिलसिला है, या एक ऐसी फिल्म जिसमें कुल मिलाकर चरित्र अनेक हैं लेकिन संवाद सभी के हिस्से में नहीं है। वह एकमात्र पात्र जब जो भी बात कहता तो लगता है कि सामान्य ढंग से कोई बात कही जा रही है, लेकिन वस्तुतः वह न्याय की एक बड़ी अदालत में जिरह कर रहा होता है। उसकी जिरह खुद एक लंबा बयान है जिसमें से दूसरों के चेहरे इस तरह से झांकते हैं गोया कि उन्होंने ही अपने बयानों से इस इस्तिगासा को मुकम्मिल किया है। जिरह निरंतर ये जारी रहती है, कभी किसी एक समय में अनेक चरित्रों की ओर से तो कभी अनेक समयों में उस एक पात्र की ओर से। इस कचहरी में वे सब एक साथ कटघरे में हैं, कटघरे के बाहर भी हैं, आप आरोपी के तौर पर भी हैं, अपराधी की तरह भी हैं, गवाह के भेष में भी हैं और सख्त लकड़ी के बेंच पर निरपेक्ष तमाशाई की तरह भी बैठे हुए जो यूं ही अदालतों में आकर के बैठ जाते हैं। इसके अलावा वह न्यायाधीश भी है जो अपनी कुर्सी में फैसला कुन अंदाज में बैठा है और अगले किसी क्षण द्वार पर फरियादी उसकी दुहाई भी दे सकता है। तो ये ये एक इतना कठिन काम है जिसको एक सामान्य लेखक साध नहीं सकता है। ये जिरह वो किससे कर रहे हैं? ये कौन से प्रश्न हैं जो कि उन्होंने हमारे समाज के बीच में फेंके हैं, लोगों के समुदाय के बीच में फेंके हैं, बुद्धिजीवियों के और सामान्य व्यक्तियों के बीच में फेंके हैं और वे अपेक्षा करते हैं कि इन प्रश्नों के उनके उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन एक शंका भी बनी रहती है लेखक को, शाह साहब को, कि मुसलसल एक बयान चल रहा है, एक सच है जो लगातार बोला जा रहा है, लेकिन सच बोलते हुए भी कभी-कभी अपनी ही सच्चाई पर शक क्यों होने लगता है? 45 साल पहले आपके साथ क्या-क्या घटित हुआ, उसे यथावत देख पाना और यथावत बता पाना संभव है क्या? यह ऐसा एक उलझाव है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं और जब-जब हम निकलने की कोशिश करते हैं तो और भी उलझते हैं। लेकिन ये एक हिम्मत और एक ताकत साहित्य में है कि वो हमें बार-बार उससे उभारती है और ये लेखक ही हमको ये ताकत, ये शक्ति और ये साहस हमको देता है।
इसी उपन्यास के बारे में मैंने जो ये लिखा था वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि इस उपन्यास से मैं बहुत जूझा हूँ। इसको मैंने कई बार पढ़ा है। शाह साहब ने तो इसे एक बार लिखा है, लेकिन हमारी मुसीबत ये कि हमने उसको 10 बार पढ़ा है, क्योंकि इतना अद्भुत उपन्यास है कि उसको सामान्य तौर पर पढ़ करके उसको रखा नहीं जा सकता है। अगर आप उसके 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, तो आप समझिए कि आपके 20 दिनों की नींद तो खराब हो ही जाती है। तो ये जूझना पड़ता है, जानना पड़ता है, ऐसा क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या अर्थ था और आखिर स्थितियाँ क्या है, हमारा दुःख क्या है, इस दुःख की दवा क्या है। ये तमाम चीज़ें बार-बार मन को व्यथित करती हैं और कोशिश हमारी जो है उसको मजबूत भी करती है कि हम इन बातों पर विचार करते रहें। तो ये लिखा था कि इस उपन्यास की खासियत यही है कि एक तल्ख सच्चाई जिससे हम बारहा मुंह फेरना चाहते हैं, बार बार पलट कर लिबासे मजाज में हमारे सामने खड़ी होती है और हम रह रह कर शर्मिंदगी में गर्क होते हैं। दरअसल हमारे पास सिर्फ सवाल ही नहीं है, उनके जवाब भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सवालों का जवाब कोई दूसरा दे और हमारे मन मुताबिक दे। जिनसे जवाब देने का दबाव के साथ आग्रह और अपेक्षा की जाती है, वे कोई दूसरे नहीं होते, बल्कि वे हमारे ही अपने आत्मीय और अजीज होते। लेकिन उन्हीं को बार बार सूली पर चढ़ाया जाता है। मन के इस खेल में चैन तभी मिलता है जब अपना कोई हमारे लिए रोए, और कोई अपना हमारे लिए रोता है तो हमारा चैन खो जाता है। संबंधों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें हमें आत्म साक्षात्कार के इतने अवसर मिलते हैं, जिन्हें हम कुछ संभाल के रखते हैं, कुछ खो जाते हैं, कुछ हम ढूंढते रहते हैं और कुछ हमें कभी नहीं मिलते। इन सब मार्मिक स्थितियों को शाह साहब अपने उपन्यासों में दर्ज करते हैं। ये केवल उन्होंने या इस तरह की तकनीक उन्होंने केवल कम वक्त इस मोड़ पर भी नहीं अपनाई। उनका असबाबे वीरानी उपन्यास आप देख लीजिएगा। वो वो उपन्यास आपको इतनी 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 परेशानी में डाल देता है। अब ये बात कहने में अच्छी नहीं लगती कि लेखक ऐसा कुछ लिखे जिससे पाठक परेशानी में पड़ जाए। लेकिन हम लोग अपने सुखों में, सुविधाओं में इतने मुब्तला हो गए हैं कि हम उस दुःख के बारे में बात नहीं करना चाहते जो हर क्षण हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है या लगभग हमारे बिस्तर तक तो आ ही गया है। हम पलायनवादी हैं, भागना चाहते हैं, प्रश्नों से दूर रहना चाहते हैं, और शाह साहब का जो साहित्य है वो लगातार प्रश्नों से मुठभेड़ करने के लिए सन्नद्ध रहता है। ये अंतर है। एक मामूली कहानी तो शायद साहब भी लिख सकते हैं, जैसा हम लिखते हैं, जैसा हमारा पड़ोसी लिखता है, हमारा मित्र लिखता है, ऐसी कहानी तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो शाहिद साहब के उपन्यासों में जो ये तकलीफ, ये जो खलिश, एक जो दर्द पिन्हा है, उसमें रखा हुआ है, उसमें उससे जो भरा हुआ है उनका लेखन,
वो कैसे होता अगर ये तकलीफ उनके दिल में ना होती। और वो ही तकलीफ अगर जगह मेरे दिल में जब तक नहीं होगी, तब तक मैं उनका लिखा हुआ ठीक तरह से कैसे पढ़ लूंगा? उन्होंने जो प्रश्न उछाले हैं उनके बारे में मैं कैसे सोच सकूंगा? वो प्रश्न मेरे कैसे हो सकेंगे? और उनके जवाब वो जो शाह साहब मांग रहे हैं, उन जवाबों को ढूंढने के लिए हम जैसे लोग, हम सब साथ कैसे रहेंगे? जबकि हम उस मनस्थिति में ही नहीं है जिसमें शाह साहब है। तो सर, मेरा ये कहना है कि समाज में एक लेखक के करीब पाठक को जाना चाहिए। ये हमने जो अलग किस्म के खांचे तय कर दिए हैं कि लेखक का काम ये है कि वो लिखे लिखे किताब बनाए और हमको दे दे। हम पाठक हैं तो हम उस किताब को पढ़ लेंगे और ठीक लगी तो तारीफ कर देंगे, और बेकार लगी तो हम उसको अपनी लाइब्रेरी के तीसरे खाने में रख देंगे। और इस तरह से एक रिश्ता बन जाएगा कि वो लेखक है, हम पाठक हैं। एक मिनट सर। समाज में ये सबसे घटिया रिश्ता है पाठक और लेखक का, जब हम दोनों एक ही नाव पे नहीं बैठते। जिस नाव में लेखक बैठा है उसी नाव में पाठक को बैठना चाहिए, और लेखक के लिखे हुए पर लगातार हमको भी बातचीत करते जाना चाहिए। जो जिरह जो बहस शाह साहब को अपने उपन्यासों में करना पड़ती है, दरअसल वो जिरह वो बहस तो समाज के लोगों को, हम लोगों को उनसे करनी चाहिए। आप नहीं करते हैं तो वो अपने उपन्यासों में करते हैं, और अगर आप तब भी नहीं चेतेंगे तो वो फिर लगातार आपको अपने उपन्यासों में, अपने अपने रचनाओं में बार-बार आपको जगाते रहेंगे, आपको टोंसते रहेंगे कि ये देखिए ये क्या है। ऐसा नहीं है कि शाह साहब ने अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया हो। तो बड़ी गलत धारणा भी रहती है कि लेखक तो सर्वज्ञ है, उसने तो सब सत्य को अंतिम प्राप्त कर लिया और उसने लिख दिया है। अ, अब क्या है? नहीं, वो भी हमारे साथ ही तो बैठा हुआ है। वो भी तो उसी पीड़ा को भुगत रहा है जो कि आप भुगत रहे, या आप भी भुगतने वाले हैं। वो आपकी आगामी पीढ़ाओं के बारे में आपको बताना चाहता है। उसने जो दर्द अनुभव किया है, वो दर्द कल आपके सीने में भी होगा, या आपको अभी हो भी रहा होगा, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस दर्द से किस तरह से मुक्ति मिले, उसकी छटपटाहट में वो आपको शरीक कर रहा है इस वक़्त, ताकि आप और हम और तमाम लोग सब मिल कर के उस तकलीफ के बारे में कोई एक बेहतर बात कर सकें, एक कोई तरीका ढूँढ सकें, एक कोई सपना देख सकें, एक कोई बेहतर कोशिश कर सकें। तो शायद साहब को इसलिए बहुत प्रभावित करते रहे हैं, क्योंकि वो जो लिखते हैं वो मन को छूने वाला होता है, उतना मार्मिक होता है, और उसके साथ ही दिमाग में उथल-पुथल भी मचा देने वाला होता है। ऐसा मैंने बहुत कम पाया कि शाह साहब की कोई कहानी या कोई उपन्यास पढूँ। अच्छा, उनका उपन्यास का पूरा भी नहीं, अगर आप उपन्यास मान ली 2-3 पृष्ठ आपने पढ़ लिए, तो 2-3 पृष्ठों के बाद भी आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह से शाह साहब घेर लेते हैं आपको, और घेर करके आपको अपने साथ बहाने लगते हैं। आप भागते हो कि इस झंझट से दूर हो। होता है, पाठक ये चाहता है कि लेखक हमको कहाँ इस झंझट में फँसा रहा है। लेकिन लेखक तो वही बड़ा लेखक है जो आपको हाथ पकड़ के ले जाए और बताए कि भाग नहीं सकते हो आप। भागना आपकी नियति नहीं है, जूझना आपकी नियति है,
और इस काम को शाह साहब बड़ी शिद्दत से करते हैं। एक आम मध्य वर्गीय जीवन व्यक्ति के जीवन की जो आंतरिक आत्मीय कहानी है, वो वो बार बार कहते हैं, कई कई कोणों से वो कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो अपने उपन्यास में प्रलाप बहुत करते हैं। ये बात मुझको कुछ लोगों ने कहा कि लगातार लंबे लंबे उनके उसमें प्रलाप है। तो मित्र, साहित्य से आप क्या चाहते हैं? कोई एक चटपटे संवाद चाहते हैं, कोई मनोरंजक कहानी चाहते हैं, आप कोई दादी नानी की ऐसी कथा चाहते हैं जो आपको सुला दे और आप आराम से निश्चिंत टांग पसार करके घर में बैठ सकें। आप क्या चाहते हैं? बड़ा लेखक वही है, शाह साहब जैसा लेखक वही है जो आपको इस समाज के भीतरी अंतर्द्वंद जो हो रहे हैं, जो परेशानियां हमारी आ रही हैं, जो परेशानी जिन दिक्कतों में कठिनाइयों में हम घिरे हैं, हम किस तरह के जीवन के अभ्यस्त हो चुके हैं, हमारी समस्याएं क्या है, ऐसे जो कठोर प्रश्न हैं उनमें हमको इन्वॉल्व करें। ये पलायनवादी रास्ता कोई भी बड़ा लेखक आपको नहीं बताता, और शायद साहब तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। लोग कहते हैं कि वो प्रलाप कर रहे हैं, ये प्रलाप ही है जो हमारी जिंदगी का असली हमारा जिंदगी का स्वरूप है। जब हम अपनी मुसीबतों में जब घिरे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने अंतर को खोल देते हैं, हम अपने मन की तमाम बातों को स्पष्ट रूप से बोलने लगते हैं। हमारे भीतर इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी वेदना इकट्ठी हुई कि हम उसको चीख चीख करके बताना चाहते हैं कि देखिए ये है, और आप कहते हैं वो प्रलाप है। वो एक लेखक का दायित्व बोध है जो उसने भोगा है, वो जो भोग रहा है, वो आपको भी बता रहा है कि यही स्थितियां आपके सामने भी हैं। आपके आंख बंद करने से इन स्थितियों में कोई कमी नहीं हो सकती, इनका खात्मा नहीं हो सकता। तो ये शायद साहब की एक बहुत बड़ी बात है। तो वो एक जो दुख कहने की उनकी जो कला है, वो बहुत मुझे बहुत इसलिए पसंद आती है कि उसमें गजब का विट और ह्यूमर है। वो बहुत मनहूस ढंग से कोई बात नहीं कहते। शाह साहब के व्यक्तित्व में एक बात तो कभी अगर आप उनसे मिले हों या ना मिले हों, या जब भी आपका मौका मिले तो जरूर मिलिएगा, मनहूसियत तो है ही नहीं उनमें। इतने प्रकांड विद्वान हैं वो, और लेकिन हल्केपन से बात नहीं करते। लेकिन जो विट है उनके पास, जो ह्यूमर है, जो जीवन को जगाने वाली सच्चाई है, उसको किस तरह से पेश करना है, वो आपको बिल्कुल उस तरह से बहुत अच्छे ढंग से वो आपको कह देते हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए लगता ही नहीं है कि कोई बहुत कठिन प्रश्नों की बात हो रही है। ऐसा लगता है कि ये प्रश्न तो इतने सीधे सिंपल हैं, सादे हैं, और हम ही इनको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने विट और ह्यूमर से उन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का एक तरीका जो उन्होंने ढूंढा है, वो बताता है कि आपको लड़ने का जो आपका जो अभ्यास है, वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको अपनी दिक्कतों से, अपनी परेशानियों से रोकर नहीं लड़ना है,
उनसे शिकायत करते हुए नहीं लड़ना है, उनको विट और ह्यूमर के द्वारा उसको देखते हुए, उनको निपटाते हुए हमको देखना है, लड़ना है, जानना है, समझना है। इसलिए उनकी भाषा में बड़ा आत्मीय संवाद होता है। कोई उपदेश नहीं देते हैं शायद साहब, जबकि उनकी जो स्थिति है वो एक बहुत बड़े उपदेश वो दे सकते हैं। लेकिन जब वो लिखते हैं, जब वो बोलते हैं, जब वो अपने उपन्यासों में बात कर रहे होते हैं, तो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर रहा है, या एक सहयात्री रेल के डिब्बे में बैठा हुआ किसी दूसरे से बात कर रहा है, या अनजान व्यक्ति ही हो उससे खुले मन से बतिया रहा है, जैसे हम भारतीयों का मन होता है, का मन रहता है, मिजाज रहता है कि हम अक्सर किसी भी व्यक्ति से बहुत खुले मन से बात करने लगते हैं, उसके दुख दर्द जानना चाहते हैं, तकलीफ जानना चाहते हैं, वो भी अपनी बताता है। उनका एक उपन्यास जो है अफवाह भी रानी, शायद वो इसी तरह से शुरू भी होता है कि तो ये जो एक हाथ में हाथ रख करके पाठक के साथ बैठ करके उसको उससे बतियाना, ये शाह साहब का एक अपना अनोखा एक अंदाज है, और यही अंदाज हमको बांधता है। इसलिए उनका जो कहन का अनोखा अंदाज है वो हमें पसंद आता है। और वो जो मुहावरों का बड़ा मंजुल प्रयोग करते हैं, एक इस तरह के सटीक मुहावरे जो अपनी भाषा में लाते हैं, वो ऐसा लगता है कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है। हम जैसे जो मामूली लेखक हैं, वो इसको तो बहुत आप ये कहिए, आपको तो बहुत ईर्ष्या से भी देखते हैं कभी-कभी कि कैसे ये दनादन लिखते चले जा रहे हैं, और कहीं भी कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई भटकाव नहीं, और बात अपनी तरीके से कहते चले जा रहे हैं, और हम हैं उनके पीछे-पीछे चलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। क्या बादशाह था। तो उनका जो विट और ह्यूमर है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता रहता हूँ, वो उसकी विशेषता भी ये है कि वो कठोर नहीं है। वो एक ये बड़ा इसको भी अब फर्क करना बड़ा मुश्किल है। हमारे व्यंग्यकारों ने इतनी मुश्किल पैदा की है, व्यंग्य लेखकों ने, कि उन्होंने विट और ह्यूमर को इतना कठोर कर दिया है कि कभी-कभी लगता है कि जैसे वो लिख नहीं रहे हैं, हमारे सिर पर पत्थर फेंक रहे हैं, लठ मार रहे हैं। भाषा का इतना खराब किस्म का प्रयोग मुझे दुखी कर देता है। विट तो आपको आपके मन को प्रमुदित करता है, और ऐसा करते हुए वो किसी कड़वी सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है। ये जो अ, हुनर है, ये शायद साहब के पास है। वो कभी भी कठोर किस्म का विट ह्यूमर नहीं करते, कभी इस तरह के तेज शब्दों की गोलंदाजी नहीं करते, बहुत बुरे किस्म का के उदाहरण भी उस तरह से नहीं देते, लेकिन वो बहुत मज़ेदार मज़े-मज़े से आपको आपके गले में वो बात उतार देंगे जिससे बचने की आप लाख कोशिशें कर रहे हैं। तो ये मुझे शाह साहब की बहुत विशेषता लगती है। और फिर शाह साहब की जो स्मृति है, कभी आप उनसे बात करके देखिएगा। अब थोड़ी दुविधा में शाह साहब आ जाते हैं, लेकिन एक जो समय था जब हम लोग शाह साहब से बात करते थे, अरे वाह! शाह साहब कितना बोलते बताते थे अपने अल्मोड़ा के बारे में, अपने भाइयों के बारे में,
अपने अपने और जीवन के बारे में। उनकी स्मृति जो है वो फोटोजेनिक है। वो बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कुछ हिस्टोरिकल तरीके से बोलते हैं। देखिए, बोलने में कभी आप बहुत फर्क होते हैं, अगर आपने नोट किया हो। लोग पुरानी घटनाओं को इस तरह से बताने लगते हैं जैसे कि कोई हिस्ट्री बता रहे हैं, ऐसा हुआ, या कुछ ऐसा लोग पुरानी घटनाओं को बताते हैं जिसमें बार-बार उनकी कोई महत्ता सामने प्रकट होकर के आती है। हर चौथे कदम पर वो महापुरुष की तरह दिखते हैं। लोगों का बोलने का, पुरानी घटनाएँ बताने का अंदाज़ भी ये रहता है। वो अपने पिता के बारे में बताते-बताते अपने बारे में बहुत अपनी महत्ता बताने लगते हैं। तो उससे ना तो उनके पिताजी की महत्ता समझ में आती है, ना उनकी। ख़ैर, ये बेकार की बात। तो मैं ये बोल रहा था कि वो जो घटनाएँ सुनाते हैं, जो वो बातें करते हैं, जो जो उनकी दूसरे, जैसे अज्ञेय जी के साथ उनकी जो बातें हुई, जो उनके तर्क हुए, तो उन सब के बारे में जो वो बताते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई फ़िल्म चल रही है और हम उसमें शाह साहब भी नहीं हैं। उसमें वो घटनाएँ ही बहुत प्रमुख होकर के सामने आ रही हैं, और उनमें ये घटनाएँ अब शाह साहब की नहीं रही, अब ये घटनाएँ हमारे जीवन की घटनाएँ हो रही हैं, जिनको हम फिर से एक बार देख रहे हैं। तो ये मुझे उनका अंदाज़े बयाँ जो है, बड़ा दरअसल मैं उनकी इस बात ही पे बहुत ज़्यादा फ़िदा भी रहता हूँ कि वो देखिए उनमें जो बात है, इसलिए कभी शाह साहब पुराने नहीं होते। शाह साहब अक्सर, अब मुझे क्षमा करेंगे, अक्सर पुराने साहित्यकारों से मिलने में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपने आप को इतना रिपीट करते हैं कि अ, मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा वो भी होता है कि कोई पुराना नामवर बड़ा साहित्यकार कुछ बताने, कोई घटना बताने लगता है, तो मन होता है कि नहीं-नहीं, ऐसा नहीं, अब ऐसा है, आप तो हमको 10 साल पहले ऐसा बता चुके हैं। क्योंकि वो जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतरी से तो मुझे मालूम है, क्योंकि 3-4 बार तो मैं ही सुन चुका हूँ। तो ये नुक्स जो है वो शाह साहब में नहीं है। शाह साहब के साथ बैठने में हमेशा नया मज़ा आता है, और ये कितनी कठिन बात है कि जिसने इतना जीवन जिया है, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, इतना लिखा है, और जिसके पास कहने के लिए, अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए, अपने बारे में बड़बोलापन करने के लिए जिसके पास हज़ारों किस्से कहानियाँ हैं, वो जब भी अब बात करेगा तो वो उस तरह से बात नहीं करेगा। तो वो कोई नई बात करेगा, कोई नए प्रसंग पे बात करेगा, या पुराने प्रसंग पे भी बात होगी, तो एक और किसी कोण से बात होगी जो पिछली बातचीत में जो कोण छूट गया है। मैं शाह साहब के बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में मुझको ये कहना ज़रूरी है कि मेरी तकलीफ़ इस बात पर है कि हम अक्सर बिना उनके उपन्यास पढ़े उन पर चर्चा करने के लिए कहीं न कहीं एकत्र हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है जो हम अपने लेखकों के साथ करते हैं। उनके बारे में, हमारे लेखकों के बारे में हमारे पास कही हुई सूचनाएँ होती हैं कि वो तो उस तरह का है, उन्होंने बहुत निराशाजनक कथानक चुने हैं, या वो उसपे उनकी क्रांतिकारिता कुछ ज़्यादा है, या कुछ है इस तरह का, वो वो करते हैं।
ब्लर्ब पढ़ करके लोग उपन्यासों पे चर्चा करते हैं, ये आज का फैशन है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शाह साहब जैसे लेखक जो हैं, हमारी हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, और उनको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक, जब तक आप उनकी कहानी रामऋष बाबू नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मध्य वर्गीय व्यक्ति के जीवन की जो दुविधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे आप दरपेश नहीं हो सकते। उसके कितने छोटे छोटे उसकी तकलीफें हैं, किस तरह से वो आहत होता है, किस तरह से वो खुश होता है, ये सब तमाम चीजें आपको उस कहानी में, आप अभिभावक कहानी आप उनकी देख लीजिएगा। एक कॉन्वेंट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो उस तरह की स्थितियों से आप भी दो चार हुए होंगे, लेकिन क्या आपने उस तरह से सोचा जिस तरह से शाह साहब ने उस कहानी में डिपिक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने इस बात को उठाया है। डंक कहानी ले लीजिए, मोहल्ले का रावण। मोहल्ले का रावण तो मेरे ख्याल से आज की सबसे प्रासंगिक कहानी है, और उसको पढ़ना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि शाह साहब केवल निबंधकार ही हैं, तो मैं से यहाँ तक सहमत हूँ कि वो बहुत अच्छे निबंध उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो हमारे हिंदी साहित्य में बहुत अमूल्य किस्म का वो साहित्य है। उस तरीके से निबंध लिखे ही नहीं गए। अब तो जो ललित निबंधों के नाम पर जो बसंत बसंत ऋतु वगैरह के बारे में कोई लिखते रहते हैं, और छायावादी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पनघट पनघट की बातें करते रहते हैं, तो उन सबको छोड़िए। उन्होंने जो भारतीय संस्कृति को लेकर के, हमारी सभ्यता को लेकर, हमारी परंपराओं को लेकर के जो वो बात लिखते हैं, जो करते हैं, वो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और शंपा शायद ने इसमें लिखा है कि कचहरी वाला बिंब बहुत ही सार्थक उपन्यासकार का अपने को हर पक्ष में व्यक्त करना संभव, बहुत उनका विट ही है जो उन्हें यह बेहद देखते हुए प्रश्नों की बाढ़ से बचाता है। शंपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमबख्त इस बोर्ड पर जैसा उपन्यास हिंदी साहित्य में कोई आया नहीं है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। और इसमें इसको ये मान करके ना चला जाए कि मैं उनकी शाह साहब की अतिरिक्त प्रशंसा कर रहा हूँ। वो उस उपन्यास में कोई घटनाक्रम उस तरह का नहीं है। एक बेटे और एक पिता के जो संबंध हैं, उनको लेकर के शाह साहब कितने महीन ढंग से व्याख्यायित करते हैं, इस ओर पर भी आपको गौर करना चाहिए। अक्सर हम जो लिखते हैं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित होता है। हम जिस परिवेश से आते हैं, जिन जगहों पर रहते हैं, जिन नौकरियों में रहते हैं, जिस तरह का हमारा परिवेश होता है, उस तरह का हम लिखते हैं। हमारी समस्याएं उसी तरह की होती हैं। अगर मान लीजिए मैं बहुत ही निम्न वर्ग से आया होता तो मैं उस तरह की समस्याओं पे लिखता, और बहुत उच्च वर्ग से आया होता तो मैं उस तरह की समस्याओं पर लिखता होता। ऐसा एक सामान्य किस्म का नियम नियम तो नहीं, एक बात बनती है कि इस तरह से अब आदमी अपनी स्थितियों से प्रतिकृत होता है। ये इस उपन्यास में शाह साहब ने अपने शाह साहब ने बेटे और पिता के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। अब देखिए, शाह साहब की दो बेटियां हैं, उनका बेटा कोई नहीं है।
दोनों बेटियां बहुत प्रतिष्ठित हैं और अपने हिसाब से ख्याति प्राप्त है। लेकिन वो उपन्यास में ये बिंदु निहित नहीं है। पिता और पुत्र के संबंधों में जो एक टेंशन होता है, उसको वो व्यक्ति ठीक तरह से समझ नहीं सकता जो कि 2 बच्चियों का पिता है। इस बात को केवल वही बेहतर ढंग से समझ सकता है जिसका कोई बेटा हो। ये बहुत ही घटिया बात नहीं है, ये एक बहुत व्यवहारिक बात है। क्योंकि जो पिता होता है और जो बेटा होता है, अंततः कहीं भीतर तो वो प्रतिद्वंदी होते ही है। ये थोड़ा कहना वाहियाती लग सकता है, लेकिन होता वही है। और उन दोनों के रिलेशन में एक विचित्र किस्म का टेंशन होता है। पिता उसको वैसा बनाना चाहता है जैसा वो खुद नहीं बन पाया, और बेटा वैसा बनना चाहता है जैसा कि ये पिता नहीं है। वो अपने पिता से विपरीत जाना चाहता है, और पिता देखता है कि ये उसी पंक्ति में शरीक हो जिस तरह से वो मनाना चाहता है। अब इतने कठिन बात को शाह साहब ने जिस सुंदरता से और जितने तकनीक के साथ प्रस्तुत किया है, उससे एक बात बहुत साफ प्रकट होती है, जो कि शाह साहब के व्यक्तित्व को बेहतर तौर पे हम लोगों को, उनके लेखकीय व्यक्तित्व के बारे में हमको बेहतर बताती है। वो है परकाया प्रवेश। शाह साहब ने खुद ही इस बात को उद्घाटित भी किया था कि लेखक में परकाया प्रवेश की क्षमता होनी चाहिए। वो आपके दुख में किस तरह से शरीक होकर के उसको लिखता है, ये उसकी असली क्षमता है। बाहर से देख करके आप उसका दुख का वर्णन करोगे तो वो कुछ नहीं किया आपने, उसको उस बात के आपने एक फोटोग्राफी कर दी कि वो दुखी है, ये उससे बात नहीं बनती। जब तक मनुष्य के भीतर आप प्रवेश ना करोगे, अपने पात्रों के भीतर आप प्रवेश नहीं करोगे, आप बहुत अच्छा लिख नहीं सकते। ये बात आज के नए लेखकों को सीखना चाहिए। और आज के जो नए लेखकों को जो बताने वाले हमारे प्रबुद्ध लेखक हैं, वो इस बात से इनकार भी करते हैं कि ये एक पुरातन किस्म की रूढ़ धारणा है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। आपको तो समाज में जो जिस तरह का जोहार चल रहा है उसको डिपिक्ट करना चाहिए, आदि वो छोड़ दीजिए। तो लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जब कोई नया लेखक परकाया प्रवेश को समझेगा ठीक से, और दूसरे की तकलीफ को अपने भीतर महसूस करता हुआ, किस तरह से महसूस करता वो जाने, लेकिन करता हुआ जब उसको लिखेगा तो वो बेहतर लिख सकता है। ये स्वानुभूति और सहानुभूति के बीच का फर्क भी है, जो रचना को श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर बनाता है, उसमें भेद करता है। मित्रों, बहुत समय मैंने आपका लिया। मैं बहुत मुझे इस बात को कहने में किसी भी किस्म की कोई भी शर्म नहीं है कि मैं बहुत गदगद भाव से शाह साहब को याद करता हूँ, और अपने सिर पर हमेशा उनका आशीर्वाद महसूस करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को इतना बताया, इतना समझाया, उसका अगर 10% भी हम लोगों ने ठीक तरह से जब्त कर लिया होता, समझ लिया होता, तो आज हम लोग बहुत बेहतर होते। हमसे मेरा मतलब फिर मेरा और नवीन सागर से। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप शाह साहब को जानने के लिए
इस समय को जानने के लिए, इस समय की विभीषिकाओं को जानने के लिए, अपने दौर को जानने के लिए आप शाह साहब के उपन्यास जरूर पढ़ें, क्योंकि फिर आपको ऐसा मौका मिले या ना मिले ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपको ये काम कर लेना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार। अर्पण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। नमस्कार। धन्यवाद मुकेश वर्मा जी इस वक्तव्य के लिए और इस सहज भाव से अपने संवाद को यहाँ पर हम सबके साथ साझा करने के लिए। मित्रों, हमने आज मुकेश वर्मा जी के इस वक्तव्य के बहाने कई पक्षों पर चिंतन मनन किया और वह चिंतन मनन शाह जी की विभिन्न कृतियों के संदर्भ में हो सका। मुकेश जी ने उनके उपन्यासों गोबर गणेश, कमबख्त, इस मोड़ पर, विनायक, असवाबे वीरानी जैसे महत्वपूर्ण कृतियों पर चर्चा की और कुछ खास कहानियों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट कराया, जिनमें रामरिख बाबू, अभिभावक, डंक, मुहल्ले का रावण जैसी कहानियां हैं। मैं बस अभी जब कहानियों का संदर्भ चला है तो मैं यह सूचना साझा कर दूं कि आज रात्रि 8 बजे लेखिका पूनम अरोड़ा जी शाह जी की कहानी का पाठ करेंगी और वह उनकी यही कहानी है रामरिख बाबू। इस पर वे अपनी राय भी रखेंगी और कहानी का पाठ भी होगा। मुकेश जी ने मित्रों विभिन्न विधाओं में शाह जी की आवाजाही और उसके महत्व पर भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हमारे साथ साझा किए। कैसे कोई उपन्यास अनूठा बन जाता है, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कमबख्त, इस मोड़ पर उपन्यास को बार बार हमारे बीच रखा। एक दो बातें और कर लूं। भागना नहीं, जूझना आपकी नियति हो। रमेश चंद्र शाह की कृतियों से दो चार होता हुआ पाठक यही सोचता है। इन्होंने, मुकेश जी ने अपने वक्तव्य में शाह जी की कृतियों के साथ पाठकों के बनते गहराते जाते ऐसे जुड़ावों की ओर भी संकेत किया। और एक और बड़ी बात जिसकी ओर इशारा कांता शाह जी ने भी अपनी टिप्पणी में की, मुकेश वर्मा जी की ही टिप्पणी को लेकर, कि उनकी रचनाओं में प्रलाप के पीछे का क्या प्रयोजन है। वह जो यत्र तत्र मिलता, या कहिए यत्र तत्र सर्वत्र मिलता प्रलाप है, उसके पीछे समाज की जो अपनी विडंबनाएं हैं उसको उसी रूप में उठाने की कोशिश करता एक लेखकीय ईमानदारी और दायित्व भी है। रामरिख बाबू जैसे चरित्र ऐसे ही नहीं गढ़े जाते हैं जिन मध्य निम्न मध्य वर्गीय समस्याओं, उलझावों के बीच वह चरित्र घिरा हुआ है। आज भी महंगाई के इस दौर में वैसे चरित्र मिल जाएंगे। वहां तो खैर पैसे की बात की गई है, आज यहाँ रुपयों में भी हम उस व्यंजना को समझ सकते हैं। और जाते जाते एक बात और कहूंगा कि जिस विट के साथ, जिस ह्यूमर के साथ मुकेश जी अपनी बात रखते हैं, यह उचित ही है कि वे स्वयं उस ओर लेखकों की
तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सुनते हुए भी आनंदित हो रहे थे। मुकेश जी के वक्तव्य में जो एक छुपा हुआ एक व्यंग्यकार है, जो हमें उनकी कहानियों में भी कई बार दिखाई पड़ता है, तो वह हमें प्रभावित करता है और तमाम मित्रों को जो इन्हें आज सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आप आए और अपनी बात रखी। धन्यवाद। आज रात्रि 8 बजे पुनः मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।